शाश्वत पवित्र राजा। नोवेल बिन द्वारा प्रकाशित। 1. शाश्वत पवित्र राजा। अध्याय 9, शरीर संयम सूत्र। अध्याय 9, शरीर संयम सूत्र। अनुवादक एटलस स्टूडियो, संपादक एटलस स्टूडियो। सुपरिवार 15 साल पहले पिंगयांग टाउन आया था। उनके साथ सिर्फ अंकल जेंग, लियू यू और कुछ और लोग थे। सुहोंग 15 साल का था, सुजीमो सिर्फ 2 साल का था और सू जियानिंग अभी पैदा ही हुई थी। उसी वर्ष उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। सुपरिवार के अनुसार जब वे कैंग लांग पर्वत श्रृंखला से गुजरे तो उन्हें कई जानवरों का सामना करना पड़ा। उनमें से कई मर गए और मरने वालों में उनके माता पिता भी शामिल थे। सुजिमो को इन सभी वर्षों में इस कथन पर हमेशा संदेह रहा था। सुजिमो को लगा कि उसका बड़ा भाई और सुपरिवार के बाकी सदस्य उससे और उसकी बहन से उनके माता पिता की मृत्यु के अलावा कई बातें छिपा रहे थे। उस समय जब उसके बड़े भाई ने उसे हवेली दी थी तो ऐसा कहा गया था कि वह बिना किसी के हस्तक्षेप के मन लगाकर पढ़ाई कर सकता है, लेकिन सुजिमो जानता था कि उसका बड़ा भाई उसे दूर भेजना चाहता है। सुजिमो ने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की ताकि एक दिन वो अपने भाई की मदद कर सके, लेकिन सुजिमो ने अंततः अपने घर पहुंचकर अपने विचारों को सुलझा लिया था। चूंकि उसके भाई ने उसे बताने से इनकार कर दिया था, इसलिए वह उस पर जोर नहीं देगा। उसकी बस यही उम्मीद थी कि वह और मजबूत हो जाए ताकि चाहे कितनी भी खतरनाक स्थिति क्यों न हो, वे उससे बच सके। सुजिमो खेती के खेत में घुस गया। डाइयू हरे पत्थर पर सुस्ता रहा था। उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं, मानो उसने सुजिमो को अंदर आते देखा ही ना हो। सुजिमो ने कहा, मैं बोवाइन टंट सेबर में सफल रहा हूँ। डाइयू ने उदासीन भाव से उसका स्वागत किया। सुजिमो को पता था कि डाइयू की स्वीकृति प्राप्त करना प्रशंसा के रूप में माना जाता था। खेती करने के लिए अंदर जाओ। डाइयू ने पास ही रखे लकड़ी के बैरल की ओर इशारा किया। लकड़ी का बैरल काफी समय से खेत में पड़ा था, वह हमेशा खाली रहता था। सुजिमो को पता नहीं था कि उसका क्या इस्तेमाल होता है। आज बैरल में गाढ़ा काला तरल भरा हुआ था जिसमें से दवा की तेज गंध आ रही थी। तो यह मेरी खेती के लिए है। सुजिमो बिना कुछ सोचे कूद पड़ा। छी! बैरल में कूदते ही सुजिमो ने ठंडी सांस ली। उसका चेहरा बदल गया। ठंडा, बहुत ठंड है। सुजिमो को लगा जैसे उसके हाथ पैर पल भर में सुन्न हो रहे हैं। उसके बालों पर बर्फ की एक परत जम गई थी। उसका चेहरा सफेद और होंठ बैंगनी हो गए थे। उसका शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। यह क्या है? सुजिमो ने कांपती आवाज में कहा। डाइयू ने हल्के से कहा, अगर आप इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप बाहर आ सकते हैं। सुजिमो अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। उसे यह भी महसूस हुआ कि यदि वह बैरल में ही रहा तो उसकी ठंड से मौत हो जाएगी। सुजिमो अभी बाहर कूदने के लिए तैयार ही हुआ था कि उसने डाइयू की आंखों में उपहास की एक झलक देखी। वह गुस्से से लाल हो गया। उसने दांत भींचे और बैरल में वापस बैठ गया। उसने अभी 10 सांसें ही ली थी कि उसकी हड्डियों में ठंडक दौड़ गई। औषधीय द्रव की उत्तेजना से सुजिमो बेहोश होने लगा। सुजिमो को याद आया कि डीएयू ने उससे पहले क्या कहा था, अगर तुम यह साधना तकनीक सीखना चाहते हो तो तुम्हें अकल्पनीय खतरों का सामना करना पड़ेगा। तुम कभी भी अपनी जान गंवा सकते हो। मुझसे यह उम्मीद मत करो कि मैं तुम्हें बचा लूंगा। सुजिमो जानता था कि भले ही वह ठंड से मर जाए, लेकिन डाइयू उसे नहीं बचा पाएगी। सुजिमो ने अपनी आंखें बंद कर ली, ठंडक को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हुए। उसने त्वचा को ठंडा करने की सांस लेने और छोड़ने की विधि अपनाई और धीरे धीरे सांस लेने लगा। अकस्मात सुजिमो के मन में कुछ रहस्यमय और लंबे सूत्र थे और वह डाइयू की आवाज सुन सकता था। वास्तव में शरीर तपन में केवल एक ही सूत्र है। चूंकि आपके पास कोई आधार नहीं है, इसलिए मैंने इसे 2 भागों में विभाजित किया है, त्वचा तपन और मांस तपन। आपने अभी जो देखा वह मांस तपन का सूत्र है। आज से जब आप साधना करेंगे तो इन दोनों को मिलाएंगे। मांस तड़का लगाने की श्वास विधि की उत्पत्ति रॉक बेयर दानव राजा से हुई है। भालू का मांस मोटा और मजबूत होता है। यह धीमा लेकिन शक्तिशाली होता है। इसमें अपनी गर्दन सीधी करने, अपने ऊपरी अंगों को मजबूत करने, अपनी गुफा से पूरी ताकत से बाहर आने और बाघ से शान से लड़ने की शक्ति होती है। श्वास लेने की इन दोनों विधियों को मिला दे तो यह बॉडी टैम्पिंग सूत्र बन जाएगा। डाइयू ने सुजिमो को सांस लेने और छोड़ने की विधि सिखाते हुए समझाया। सुजिमो को धीरे धीरे इसका सार समझ में आने लगा और उसकी सांसें धीमी और लंबी हो गईं। प्रत्येक श्वास और निःश्वासन के साथ लकड़ी के बैरल में औषधीय तरल का सार उसकी त्वचा के छिद्रों के माध्यम से उसके शरीर में प्रवेश करता, त्वचा को पूरक बनाता और रक्त और मांस को पोषण देता। इस प्रकार की खेती विधि भोजन को खाकर खेती करने की तुलना में कहीं अधिक प्रत्यक्ष और प्रभावी थी। सुजिमो को लगा जैसे उसके अपने ही खून और मांस को पोषण मिल रहा है। उसकी त्वचा सख्त हो गई थी और उसकी मांसपेशियां और भी मजबूत हो गई थी। अगर सुजिमो ने इस समय अपनी आंखें खोली तो उसे और भी चौंकाने वाला दृश्य दिखाई देगा। लकड़ी के बैरल में काले चिपचिपे तरल ने एक विशाल भंवर बना दिया था। सुजिमो उस भंवर के बीच में मंडरा रहा था। सुजिमो के बगल में एक गाय के आकार का राक्षस और एक भालू के आकार का राक्षस मंडरा रहा था। वे धुंधले थे, लेकिन उनकी आंखें चमकीली थी और एक ठंडी,
भयावह रोशनी बिखेर रही थी। वे खूंखार लग रहे थे और उनसे ऐसी आभा निकल रही थी जो स्वर्ग और धरती को हिला सकती थी। समय बीतने के साथ शरीर की ठंडक धीरे धीरे कम होती गई। सत्व की एक अथाह मात्रा उसकी मांसपेशियों और त्वचा को साफ करती रही। सूजिमो का राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा था। पलक झपकते ही रात बीत गई। सूजिमो ने अपनी आंखें खोली और यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि लकड़ी के बैरल में तरल पारदर्शी हो गया था और पानी की तरह साफ था। डाइयू हरे पत्थर से नीचे कूद पड़ी और बोली, मैं तुम्हें 3 और शैलियां सिखाऊंगी। पहली शैली है जमीन फाड़ने वाली हथेली। हथेली का कोण तुम अपनी इच्छानुसार बदल सकते हो। तुम्हें बस बल लगाने की तकनीक याद रखनी है और जमीन फाड़ने की अवधारणा को समझना है। डाइयू ने समझाते हुए अपने हाथ थोड़े ऊपर उठाए। सूजिमो को एक विचार आया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। सूजिमो के मन में एक अजीब सा विचार आया, मानो उसका सामना डाइयू से नहीं बल्कि किसी भयानक भालू राक्षस से हो रहा हो। उसने अपना विशाल भालू जैसा पंजा उठाया और उसे अचानक से कुचल दिया। यद्यपि सूजिमो को पता था कि यह केवल एक भ्रम था, लेकिन स्लैम के शक्तिशाली प्रभाव के कारण वह पीछे हटने के अलावा कुछ नहीं कर सका। स्वूश! सूजिमो भूल गया कि वह अभी भी बैरल में है। वह जमीन पर गिर पड़ा, मानो उसका चेहरा बिखरा हुआ हो। बैरल का पानी जमीन पर बिखरा हुआ था। दूसरी शैली है माउंटेन रिलायंस। आपको अपनी पूरी ताकत लगानी होगी और आगे बढ़ना होगा, और प्रतिद्वंद्वी मर जाएगा। उसके पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं होगा। डाइयू ने अपना पैर आगे बढ़ाया और आगे की ओर दबाव डाला। उसका शरीर कांप रहा था। सूजिमो की पुतली तुरंत सिकुड़ गई। जब डाइयू ने माउंटेन रिलायंस किया तो उसके आसपास की हवा मानो जम गई। ऐसा लगा जैसे वह ठोस हो गई हो और फिर फैल गई हो। उनके आसपास की हवा भी दबावपूर्ण गति की तीव्रता और प्रभाव से अछूती नहीं थी। तीसरी शैली, शरीर का पत्थरीकरण। डाइयू ने कुछ देर रुककर कहा, यह महान वन्य क्षेत्र के 12 दानव राजाओं के रहस्यवादी क्लासिक की रक्षात्मक विधि है। इसे मानसिक साधना विधि माना जा सकता है। सफल होने पर मांस और रक्त तुरंत एक शिलाखंड में बदल जाएंगे। व्यक्ति अविनाशी हो जाता है, जिससे लगी चोटें कम हो जाती हैं। सूजिमो ने ट्राई रॉक बियर स्टाइल का अभ्यास करना शुरू कर दिया, जबकि डाइयू बगल से खड़े होकर उसे देख रहा था, तथा जब भी वह कोई गलती करता तो उसे इशारा करता। जब भी डाइयू उसकी गलतियों की ओर इशारा करता, सूजिमो को पीड़ा होती। दिन के अंत तक सूजिमो ने ट्राई रॉक बियर स्टाइल में कोई प्रगति नहीं की थी, बल्कि वह पहले से ही जख्मों से भरा हुआ था। उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान थे और वह पसीने से लथपथ, पूरी ऊर्जा खोकर घास पर पड़ा हुआ था और जोर जोर से हाँफ रहा था। बेशक सूजिमो को यह अच्छी तरह से पता था कि यदि ऐसा कठोर वातावरण न होता तो उसे ट्राई रॉक बियर स्टाइल में सफल होने में और भी अधिक समय लगता। रात में डाइयू ने सूजिमो की साधना के लिए औषधीय तरल का एक और बैरल तैयार किया। आश्चर्यजनक बात यह थी कि चाहे दिन में सूजिमो को कितनी भी गंभीर चोट क्यों न लगी हो, रात भर लकड़ी के बैरल में साधना करने के बाद वह दिन में जीवित और स्वस्थ रहता था और उसके शरीर पर कोई निशान नहीं होता था। अगले 3 महीनों में सूजिमो ने मवेशियों को मारकर खाया, दिन में ट्राई रॉक बियर स्टाइल का अभ्यास किया और रात में लकड़ी के बैरल में जाकर औषधीय तरल की उत्तेजना के तहत सांस लेने और छोड़ने का अभ्यास किया। सूजिमो ने अंतहीन साधना को सहन करने के लिए अपने दांत पीस लिए। ऐसे कठोर साधना परिवेश में सूजिमो को बॉडी टैम्पिंग सूत्र की गहरी समझ थी। वह अपनी ग्राउंड रप्टरिंग पाम और माउंटेन रिलायंस में प्रारंभिक सफलता प्राप्त करने में सफल रहे। हालांकि उन्होंने बॉडी पेट्रिफिकेशन में ज्यादा प्रगति नहीं की। सूजिमो की त्वचा, जो पहली बार ट्राई बोवाइन स्टाइल का अभ्यास करते समय खुरदरी थी, अब चिकनी और नाजुक हो गई थी। ऐसा लग रहा था मानो उसने अपनी प्राकृतिक अवस्था वापस पा ली हो। उसकी त्वचा जेड की तरह गोरी दिख रही थी, लेकिन वास्तव में यह पहले से भी अधिक सख्त थी। सूजिमो ज्यादा मांसल हो गया था और उसका शरीर गठीला और मजबूत हो गया था। वह और भी लंबा लग रहा था। हालांकि वह सिर्फ 17 साल का था, उसकी लंबाई 6 फुट से ज्यादा थी, जो कि डाइयू की ऊंचाई के बराबर थी। 3 महीने पहले जब सूजिमो ने शेन परिवार के घर पर तलवारबाजी की कोशिश की तो उस पर तलवारों से वार किया गया। हालांकि उसे कोई बाहरी चोट नहीं आई, फिर भी कृपाण और तलवार के वार से उसकी मांसपेशियों को नुकसान पहुंचा और वह काफी देर तक दर्द में रहा। फिलहाल सूजिमो ने अनुमान लगाया कि यदि उसे प्रसवोत्तर विशेषज्ञ द्वारा चाकू मारा जाए तो भी उसे कोई नुकसान नहीं होगा। बॉडी टैम्पिंग की साधना करने और आधे वर्ष के कठिन अभ्यास के बाद उनका शरीर तलवारों और कृपाणों के समान हो गया था। बेशक बॉडी टैम्पिंग की साधना के बाद उनमें केवल यही परिवर्तन नहीं आए, उनमें अपार शक्ति और अद्भुत गति थी। उनकी निगाहों में एक तीक्ष्णता थी। इन सब ने सूजिमो में एक परिवर्तन ला दिया। आज सुबह सूजिमो खेती के खेत से बाहर निकला। उसने हरा चोगा पहना, साफ सुथरा हुआ और सू परिवार के घर चला गया। सू जियानिंग आज वापस आ जाएगी। चाहे वह सूजिमो हो, सू होंग हो या सू परिवार का कोई और सदस्य, हर कोई उससे बहुत प्यार करता था और उसे किसी भी प्रकार की शिकायत सहन नहीं कर सकता था। सूजिमो कुछ ही देर में सू परिवार के निवास पर पहुंच गया।
दूसरा युवा मास्टर वापस आ गया है। सू परिवार के लोग बहुत खुश हुए और उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सू जिमो मुस्कुराया और उनकी ओर सिर हिलाया। 3 महीने तक स्वास्थ्य लाभ करने के बाद अंकल झेंग की चोटें ठीक हो गई थी, लेकिन वह पहले से कहीं अधिक वृद्ध लग रहे थे। भाई फिर से आसपास नहीं है? सू जिमो ने लापरवाही से पूछा। अंकल झेंग मुस्कुराए। वह हाल ही में बिजनेस में व्यस्त हो गए हैं, उन्हें बिजनेस संभालना था और आज वापस नहीं आ पाएंगे। सू जिमो और अंकल झेंग हॉल में बातें करते हुए सू जियानिंग के लौटने का इंतजार कर रहे थे। 2 घंटे बीत चुके थे। घंटों तक दोपहर बीत चुकी थी। कैंगलांग शहर पिंगयांग कस्बे से ज्यादा दूर नहीं था। पैदल पहुंचने में ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे लगेंगे, लेकिन अभी सू शियानिंग का वापस आना बाकी था। सू जिमो गंभीर हो गया। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी। अंकल झेंग ने भौहें चढ़ाई और फिर चिल्लाकर बोले, लियू यू यहाँ। अंकल झेंग ने गहरी आवाज में कहा, कुछ आदमियों को कैंगलैंग शहर ले आओ और पता करो कि मिस सू रवाना हुई है या नहीं। अगर कोई खबर हो तो मुझे बताना। कोई जरूरत नहीं है। सू जिमो ने अपने हाथ हिलाए। वह अपनी बहन को सबसे अच्छी तरह जानता था। सू शियानिंग छोटी उम्र से ही बहुत आज्ञाकारी थी। वह कभी ऐसा काम नहीं करती थी जिससे उसके परिवार को चिंता हो। चूंकि सू जियानिंग अभी तक पिंगयांग टाउन नहीं पहुंची थी, इसलिए एक ही कारण था, उसके साथ कोई दुर्घटना घट गई थी। सू जिमो धीरे से खड़ा हुआ। उसकी अभिव्यक्ति ठंडी थी। अंकल झेंग और लियू यू को उसकी एक ही हरकत से घुटन भरा दबाव महसूस हो रहा था। ये दोनों लोग कई लड़ाइयों और युद्धों से गुजरे थे और कई बार मौत के मुंह में समा गए थे। अमर प्राणियों या हजारों की सेना का सामना होने पर भी उन्हें जरा भी डर नहीं लगा। लेकिन अभी सू जिमो का सामना करते समय वे डर से कांपने से खुद को नहीं रोक पाए। दूसरा युवा मास्टर वास्तव में बदल गया है। अंकल झेंग और लियू यू एक दूसरे को घूर रहे थे। उनके मन में एक ही विचार था। रिपोर्ट, शेन परिवार से शेन नान दरवाजे के बाहर हैं, अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। सू परिवार के एक गार्ड ने चिल्लाकर कहा। अंकल झेंग ने गहरी सांस ली। उसे अंदर आने दो। हे, आप सब कैसे हैं? कुछ ही देर बाद शेन नान, जो सफेद कपड़े पहने हुए थी, मुस्कुराते हुए अंदर आई। सू जिमो ने एक शब्द भी नहीं बोला। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गई और वह शेन नान को घूरने लगा। शेन नान का दिल धड़क उठा। न जाने क्यों शेन नान को ऐसा लग रहा था जैसे कोई खूंखार बाघ और भूखा भेड़िया उसे निशाना बना रहे हो। पलक झपकते ही उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। मैं यहाँ केवल एक संदेश भेजने आया हूँ। झाओ परिवार और ली परिवार सू परिवार के 2 युवा स्वामियों को भोज पर आमंत्रित करना चाहते थे। शेन नान ने कुछ दोषी महसूस करते हुए जल्दी से कहा। सू जिमो शेन नान के पास आई और शांति से बोली, मेरा भाई अंदर नहीं है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। दूसरे युवा गुरु, भोज में जरूर कुछ मजाकिया बात होगी, आपको नहीं जाना चाहिए। लियू यू जल्दी से आगे बढ़ा और सू जिमो के कानों में फुसफुसाया। सू जिमो ने उसकी ओर नजर घुमाई। लियू यू ने अपना सिर झुकाया और दांत बींचकर कहा, दूसरे युवा मास्टर, मैं आपके साथ चलूंगा। सू शियानिंग गायब थी और झाओ परिवार ने अचानक सू होंग और सू जिमो को एक भोज पर आमंत्रित किया। यह स्पष्ट था कि यह एक घात लगाकर किया गया हमला था। वह शायद जिंदा वापस न लौट पाए, लेकिन जब दूसरा युवा गुरु अकेले दुश्मन से लड़ने जाएगा तो वह चुपचाप खड़ा नहीं रहेगा। लियू यू, युवा मास्टर झाओ ने कहा है कि उन्होंने केवल सू परिवार के 2 युवा मास्टरों को आमंत्रित किया है, किसी को भी उनके साथ नहीं जाना है, अन्यथा। शेन नान ने अपनी बात पूरी नहीं की, लेकिन यह स्पष्ट था कि वह उन्हें धमकी दे रहा था। रास्ता दिखाओ, सू जिमो ने शांत भाव से कहा। शेन नान ने अंकल झेंग और लियू यू को उत्तेजक नजर से देखा, फिर वह उपहास करते हुए सू परिवार के निवास से दूर चला गया। मिस्टर झेंग, हम क्या करें? क्या मुझे लोगों को लाकर हमला करना चाहिए? दूसरे युवा मास्टर को कुछ नहीं होना चाहिए। लियू यू चिंतित था। नहीं। अंकल झेंग ने भौहें चढ़ाते हुए सिर हिलाया। दूसरा पक्ष साफ तौर पर तैयार है। इस समय झाओ परिवार का घर खतरे से भरा है। हमारी मौजूदा ताकत को देखते हुए हम उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अंकल झेंग ने काफी देर तक रुककर गहरी आवाज में कहा, जितनी जल्दी हो सके निकटतम काले बख्तरबंद घुड़सवार सेना को बुलाओ। लेकिन क्या वे समय पर पहुंच पाएंगे? लियू यू ने पूछा। मुझे कुछ पता नहीं, अंकल झेंग ने आह भरी। अभी तो हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि सेकंड यंग मास्टर और मिस्सू ज्यादा से ज्यादा समय तक टिके रहें। यही एकमात्र उपाय है। अध्याय 10, अकेले भोज में भाग ले। अनुवादक एटलस स्टूडियो, संपादक एटलस स्टूडियो। सू जिमो अभी झाओ परिवार के आंगन में दाखिल हुआ ही था कि दरवाजा धीरे धीरे उसके पीछे बंद हो गया। आंगन के दोनों ओर लोग भरे हुए थे। वे प्रसवोत्तर विशेषज्ञ थे। उनके हथियार तैयार थे। वे ठंडक से चमक रहे थे। जब उन्होंने देखा कि आंगन में सू जिमो ही आया है तो वे हैरान रह गए। उनमें से कई लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और सिर हिलाते हुए उसका मजाक उड़ाया। झाओ परिवार के घर का हॉल आंगन के आखिर में था। आखिर में एक 8 सीटों वाली चौकोर मेज थी। झाओ यू और ली युआनमाओ समेत कई लोग पहले से ही बैठे हुए थे।
शेन नान सू जिमो के साथ पहुंचे और मेज पर बैठने चले गए। सू जिमो धीरे धीरे हॉल में चला गया। उसकी नजरें सभी पर घूम रही थी। वह शांत और संयमित दिख रहा था। हॉल में कुल 17 लोग थे। झाओ यू, ली युआन माओ और शेन नान को छोड़कर सभी लोग कॉर्नेट एक्सपर्ट थे। उनमें से एक था तांग मिंगजुन, आत्मा काटने वाली तलवार, जिसने कभी शेन परिवार के घर में उसके साथ युद्ध किया था। 14 सहस्राब्दी विशेषज्ञों में से 7 की आभा तांग मिंगजुन से भी ज्यादा मजबूत थी। उनमें से 3 की आभा सबसे मजबूत थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि 7 लोगों में से 4 लोग मध्य चरण के कॉर्नेट विशेषज्ञ थे, जबकि अन्य 3 अंतिम चरण के कॉर्नेट विशेषज्ञ थे। सू जिमो को अब स्थिति का अंदाजा हो गया था। झाओ परिवार स्पष्ट रूप से इस स्थिति से निपटने के लिए कठोर कदम उठा रहा था। वे आज उसे और उसके भाई को हर हाल में खत्म करना चाहते थे। दुर्भाग्य से सू होंग वहां नहीं था। हम एक बड़ी मछली पकड़ना चाहते थे, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि हम एक छोटी झींगा पकड़ लेंगे। अगर हमें पता होता तो यहाँ इतनी भीड़ इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं होती। झाओ यू ने तिरस्कार से सू जिमो को देखते हुए व्यंग्य किया। मेरी बहन कहाँ है? सू जिमो शांत और स्थिर लग रहा था। झाओ यू ने ताली बजाई। हॉल के पीछे से 2 महिलाएं साथ साथ बाहर निकली। सच कहूं तो उनमें से एक को बंधक बनाकर रखा गया था। सू जियानिंग ने हरे रंग की पोशाक पहनी हुई थी और वह बहुत ही तेज तर्रार लग रही थी। वह 15 साल की थी और वह पहले से ही खूबसूरत थी और उसका रंग रूप भी बेदाग था। हालांकि इस समय सू जियानिंग की आंखों में आंसू थे और वह अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी। उसने अपने होंठ भींच लिए और सू जिमो को घूरने लगी, कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उसे देखकर सू जिमो का दिल दुख गया। इतने सालों में उसने पहली बार अपनी बहन को ऐसी मुश्किल में देखा था। उसे बहुत तकलीफें झेलनी पड़ी होंगी। ली युआन माओ मुस्कुराए। उसके बगल वाली मेरी छोटी बहन ली जियांगटोंग है। लगता है मिस सू के साथ उसकी बहुत अच्छी बनती है। सू शियानिंग के बगल में बैठी महिला मुस्कुराई और सू शियानिंग को अपनी सीट पर खींच लिया। उसने अपने हाथों में एक तेज खंजर लहराते हुए धीरे से कहा, बहन रो मत, मैं तुम्हारा मैनिक्योर कर दूंगी। जब ली जियांगटोंग बात कर रही थी, उसने सू शियानिंग की कांपती हुई उंगलियों को खींचा और खंजर को धीरे से उंगलियों पर घुमाया। हाँ, ली शियांगटोंग की सांसें थम सी गई जब सू शियानिंग की उंगलियों से खून की बूंदें रिसने लगी। खून का रंग एकदम लाल था। बहन, तुम्हें कांपना नहीं चाहिए। शुक्र है कि मैं सावधानी बरत रही थी, वरना तुम्हारी उंगलियां कट जाती। ली जियांगटोंग के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। सू जिमो एक इंच भी नहीं हिले। ली जियांगटोंग कोई कमजोर महिला नहीं थी, वह एक प्रसवोत्तर विशेषज्ञ थी। सू जिमो और ली जियांगटोंग के बीच 8 सीटों वाली एक चौकोर मेज थी। मेज पर 4 मध्य अवस्था वाले कॉर्नेट विशेषज्ञ और 3 अंतिम अवस्था वाले कॉर्नेट विशेषज्ञ बैठे थे। इसके अलावा 7 प्रारंभिक अवस्था वाले कॉर्नेट विशेषज्ञ भी थे जो सू जिमो के दोनों ओर खड़े थे। सू जिमो के पास उसे बचाने का कोई रास्ता नहीं था। अच्छी तरह से। तभी 8 सीटों वाली चौकोर मेज पर बैठे 50 साल के एक बुजुर्ग ने धीरे से ताली बजाई और सिर हिलाकर कहा, विपत्तियों का सामना करते हुए भी वह शांत और अविचल रह पाता है। वह एक प्रतिभा है। यूएर, यह कोई मामूली बात नहीं है। अपने स्वभाव को देखते हुए वह इस भोज का हकदार है। झाओ यू ने अपने होंठ मोड़ लिए। मैं झाओ चेंगपिंग हूँ, झाओ परिवार का स्वामी। 50 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग ने बाईं ओर इशारा करते हुए कहा, यह ली परिवार के स्वामी ली जिंग है। इस बारे में झाओ चेंगपिंग ने दाईं ओर देखते हुए गहरी आवाज में कहा, यह जेंग याओ है, कैंगलांग शहर का तलवारबाज जेंग। लोग उसे थंडरबोल्ट सेबर कहते थे। 3 महीने पहले सू होंग के भाले के नीचे जो व्यक्ति मरा था, वह तलवारबाज जेंग का छोटा योद्धा भाई था। ये तीनों ही अंतिम चरण के विशेषज्ञ थे। सू जिमो शांत भाव से धीरे से बोला, परिवार को मुक्केबाजी के मामलों में नहीं फंसाया जाना चाहिए। क्या तुम में से कुछ लोग उसे जाने देंगे और मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए रुक जाऊंगा? हे, तुम्हें मुक्केबाजी समाज का हिस्सा नहीं माना जाता। तुम तो बस एक घटिया आम आदमी हो। ली युआन माओ मुस्कुराया और उस पर कटाक्ष किया। झाओ यू ने अजीब लहजे में कहा, अगर यह आपका भाई सू होंग है तो ठीक है, लेकिन आप योग्य नहीं हैं। भैया भागो। सू शियानिंग ने मुश्किल से कुछ शब्द कहे थे और ली शियांगटोंग ने उसका मुंह ढक लिया था। वह बस कुछ ही आवाजें निकाल पाई, उसके आंसू बेकाबू होकर उसके गालों पर बह रहे थे। झाओ चेंगपिंग ने आह भरी, मैं एक बुजुर्ग हूँ और मैं खुद को तुम्हारे स्तर तक गिराकर तुम्हारे जैसे कनिष्ठ व्यक्ति के साथ व्यवहार नहीं करना चाहता। हालांकि सू परिवार बहुत घमंडी हो गया है। सू जिमो ने मजाक उड़ाते हुए कहा, परिवार के कुलों के बीच किसी भी विवाद के लिए खुलकर लड़ना चाहिए। सू परिवार इससे नहीं हिचकिचाएगा। क्या तुम्हें इस बात की चिंता नहीं है कि ये कपटी काम करके तुम मजाक का पात्र बनोगे? हाँ। ली परिवार के मुखिया ली जिंग हंसे और सिर हिलाया। युवक, तुम अभी भी बहुत अनुभवहीन हो। मुक्केबाजी समाज में तुमने किसी भी भयावह घटना का सामना नहीं किया है। यह तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। क्या ली जियांगटोंग आपकी बेटी है? सू जिमो ने अपनी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठाई और एक मामूली सा सवाल पूछा।
तो क्या हुआ अगर वह है? ली जिंग ने नाक भान सिकोड़ी। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। हॉल में बिजली की गड़गड़ाहट जैसी तेज आवाज गूंज उठी। इस बीच सू जिमो आगे बढ़ा, मानो आकाश को चीर रहा हो। 8 सीटों वाली चौकोर मेज पल भर में पलट गई और टुकड़े टुकड़े हो गई। यह बहुत तेज था। किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि ऐसी परिस्थितियों में सू जिमो खुद को बचाने में असमर्थ होने के बावजूद पहला कदम उठाएगा। झाओ यू और 2 अन्य को छोड़कर बाकी सभी कॉर्नेट एक्सपर्ट थे। उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी और अपने हथियार उठाकर सू जिमो की ओर बढ़े और गुस्से से चिल्लाए, कितना दुस्साहसी जूनियर है। अचानक हॉल में हर जगह ठंडे स्टील की चमक और चमक फैल गई। वहां इतनी ठंड और भयावहता थी कि कोई भी वहां से गुजर नहीं सकता था। जेंग याओ, थंडरबोल्ट सेबर ने अपनी कृपाण पर पीछे से पकड़ बनाई हुई थी। एक तेज रोशनी चमकी और उसने सू जिमो की पसली के नीचे वाले हिस्से पर हमला किया। सू जिमो को आसपास की तलवारों और कृपाणों का कोई अंदाजा नहीं था। उसने ली जिंग पर नजरें गड़ा दी और अपनी हथेली से थपथपाते हुए एक भयंकर और भयानक आभा बिखेरी। जमीन फाड़ देने वाली हथेली। सू जिमो के हिंसक और दबंग रूप को देखकर ली जिंग का चेहरा बदल गया। उसका पहला विचार मुड़कर भाग जाने का था। मुक्केबाजी समाज में बिताए वर्षों के अनुभव ने उसे बता दिया था कि यदि वह भाग नहीं गया तो निश्चित रूप से उसकी मृत्यु हो जाएगी। ली जिंग ने गुस्से से आंखें चौड़ी कर ली और जोर से चिल्लाया। उसके पास हथियार निकालने का समय नहीं था, वह सिर्फ अपनी बाहों से हमले को रोक सकता था। दूसरी तरफ झाओ चेंगपिंग एक हाथ से तलवार पकड़े हुए था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तलवार सू जिमो की आंखों की ओर इशारा करते हुए थोड़ी कांप उठी। झाओ चेंगपिंग ने बहुत समय पहले सुना था कि सू जिमो शारीरिक दमनकारी मार्शल आर्ट का अभ्यास करती है। लेकिन चाहे कोई किसी भी प्रकार की शारीरिक दमनकारी मार्शल आर्ट का अभ्यास करे, उसकी आंखें फिर भी कमजोर ही रहती हैं। स्नैप! हड्डियां चटकने की तेज आवाज आई। ली जिंग दर्द से चीख पड़ा। सू जिमो ने ली जिंग की बाहों पर अपनी हथेलियां पटकी, जिससे उसकी हड्डियां टूट गईं। टूटी हुई हड्डियां मांस से बाहर निकल आईं और बाहर आ गईं। यह एक भयानक दृश्य था। एक अंतिम चरण का कॉर्नेट विशेषज्ञ सू जिमो के एक भी प्रहार से बच नहीं सका। हर कोई हैरान था। ग्राउंड रपचरिंग पाम का प्रयोग करने के बाद सू जिमो ने आगे बढ़कर ली जिंग को गले से पकड़ लिया। उसी समय सू जिमो ने बाईं ओर एक बड़ा कदम उठाया। उसने झाओ चेंगपिंग का सामना बगल में किया, अपने गाल को अपनी लंबी तलवार की दया पर रखा, जबकि उसका बायां हाथ गाय की जीभ की तरह नर्म लग रहा था, उसके हाथ के चारों ओर लिपटा हुआ। झाओ चेंगपिंग ने अपनी तलवार सू जिमो के गाल पर मारी। हालांकि तलवार उसकी त्वचा में नहीं घुसी, बल्कि जोरदार प्रहार से एक चाप में मुड़ गई। छी, उसकी शारीरिक दमनकारी मार्शल आर्ट इतनी शक्तिशाली है। झाओ चेंगपिंग को झटका लगा। वह जानता था कि चीजें ठीक नहीं चल रही थी और उसने पीछे हटने का कदम उठाया। ठीक उसी समय सू जिमो की हथेली झाओ चेंगपिंग की बाह पर टिकी हुई थी, जो अभी तक पीछे नहीं हटी थी। लपेटो, मारो, खींचो। पूफ! उड़ते हुए मांस के टुकड़ों और बहते खून के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सू जिमो की हथेली से झाओ चेंगपिंग की नसें और हड्डियां चकनाचूर हो गई थी। हाथ अचानक कंधे से खींचा जा रहा था। झाओ चेंगपिंग जमीन पर गिर पड़े। टूटे हुए हाथ से बहते खून को देखकर सदमे में थे, दर्द से चिल्ला रहे थे। बैंग बैंग बैंग! उसी समय सू जिमो पर लहरा रही सभी तलवारें और कृपाणें वापस उछल गईं। हालांकि सू जिमो के कपड़े टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे, लेकिन उसके शरीर पर खून नहीं था। अभेद्य! सभी कॉर्नेट विशेषज्ञ अपने हथियारों के साथ भी सू जिमो की रक्षा को पार नहीं कर सके। पूफ! तभी अचानक हथियारों से मांस काटने की आवाज आई। एक कृपाण सू जिमो की पसली के नीचे के हिस्से में कई इंच तक घुस गया। खून बह निकला और कपड़ों पर दाग लग गया। चाहे वह सू जिमो हो या जेंग याओ जिसने कृपाण पकड़ी हो, दोनों ही क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। सू जिमो को उम्मीद नहीं थी कि कोई उनकी रक्षा पंक्ति को भेद सकता है। जेंग याओ ने सोचा कि वह सू जिमो को एक ही वार में मार डालेगा, लेकिन तलवार फंस गई और वह बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। जेंग याओ को मुक्केबाजी समाज में वज्र सेबर इसलिए नहीं कहा जाता था क्योंकि वह अपनी कृपाण से बहुत अच्छा था, बल्कि उसकी कृपाण ही मशहूर थी। वह बेहद तेज थी। वह बाल का एक कतरा भी काट सकती थी और धातु को ऐसे चीर सकती थी मानो वह मिट्टी से बनी हो। उसे हैरानी हुई कि थंडरबोल्ट सेबर सू जिमो के शरीर में नहीं घुसा, बल्कि ऐसा लगा जैसे वह किसी चट्टान से टकराया हो और उसे भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। आखिरकार सेबर शरीर के बीच में ही फंस गया। यह बॉडी टैम्परिंग की शक्ति थी। जेंग याओ ने थंडरबोल्ट सेबर वापस खींच लिया और कुछ कदम पीछे हट गया। वह आगे नहीं बढ़ा। जेंग याओ यह देखने के बाद सू जिमो से सावधान हो गया कि उसने झाओ चेंगपिंग की बाह को कैसे कुचल दिया। इसके अलावा हालांकि चाकू से कोई गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन सू जिमो घायल हो गया। उसका मानना था कि अंततः सू जिमो की ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और वह झाओ परिवार के घर से जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगा। रुकना, रुकना! ली जियांगटोंग और सू जिमो एक साथ चिल्लाए।
सूजिमो के कदम उठाने के कुछ ही देर बाद आंगन में मौजूद सभी प्रसवोत्तर विशेषज्ञ लड़ाई में शामिल होने के लिए दौड़ पड़े। जब तक ली जियांगटोंग को एहसास हुआ कि क्या हो रहा है, तब तक उसके पिता को सूजिमो ने पकड़ लिया था। ली शियांगटोंग ने खंजर पकड़ा और उसे सू शियानिंग की गोरी गर्दन पर रख दिया और हल्की सी चीख मारी, मेरे पिता को जाने दो। सूजिमो ने ली जिंग का गला दबा दिया। ली जिंग खुद को रोक नहीं पाया क्योंकि उसकी बाहों की हड्डियां चकनाचूर हो गई थी। उसका चेहरा लाल बैंगनी हो गया और वह हांफने लगा। मेरी बहन को जाने दो और मैं उसे छोड़ दूंगा, सूजिमो ने हल्के से कहा। सूजिमो ने उसी क्षण से अपना मन बना लिया था जब उसने ली जिंग की पहचान सुनिश्चित कर ली थी। सू जियानिंग को तुरंत बचाना नामुमकिन था। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो सू जियानिंग की जान जा सकती थी। सूजिमो ने जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन सभी को आश्चर्यचकित करना और ली जिंग को पकड़ना अपेक्षाकृत आसान था। सूजिमो, मुझे मजबूर मत करो। अगर मेरे हाथ जरा भी कांप गए तो तुम्हारी बहन के चेहरे पर जख्म हो जाएगा। ली जियांगटोंग ने सू जियानिंग की आंखों के सामने अपना खंजर लटका दिया। सूजिमो मुस्कुराई, जिससे उसके सुंदर सफेद दांतों की एक पंक्ति दिखाई दी। अगर तुमने उसे छूने की हिम्मत की तो मैं ली परिवार का सफाया कर दूंगी। सूजिमो बहुत शांत लग रहा था। यह कोई धमकी नहीं लग रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई सच कह रहा हो। वह इतना दबंग लग रहा था कि उस पर कोई सवाल ही नहीं उठता। ली जियांगटोंग का दिल तेजी से धड़क उठा। वह सूजिमो के स्वर और अभिव्यक्ति से असहज महसूस कर रही थी। उसे सूजिमो की क्षमता पर कोई संदेह नहीं था। अब तक जो कुछ हुआ है उसे देखते हुए एक बार सूजिमो इस जगह से भाग गई तो झाओ परिवार और ली परिवार को कभी शांति नहीं मिलेगी। वह सू होंग से कहीं अधिक भयानक और क्रूर था। आखिर वो कौन है जिसे हमने उकसाया है? हमने उसे क्यों उकसाया? ली जियांगटोंग पछतावे से भर गया। 11 नरसंहार। अनुवादक एटलस स्टूडियो, संपादक एटलस स्टूडियो। दोनों पक्षों में गतिरोध पैदा हो गया। कोई भी बता सकता था कि ली शियांगटोंग असमंजस की स्थिति में था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। ली जियांगटोंग ने अपने भाई ली युआनमाओ की ओर स्वतः ही देखा। वह उससे मदद मांगना चाहती थी। ली युआनमाओ कुछ कहने ही वाले थे कि उनके चेहरे पर अचानक एक अजीब सा बदलाव आ गया। उनकी आंखों में डर और दहशत साफ झलक रही थी। ली युआनमाओ के अजीब चेहरे को देखकर ली शियांगटोंग का दिल बैठ गया। उसने अपने खंजर में जोर लगाया, सू शियानिंग का गला काटने के लिए। अब आपके पास कोई मौका नहीं है। यह आखिरी वाक्य था जो ली जियांगटोंग ने सुना। ली जियांगटोंग को लगा जैसे किसी ने उसकी कलाई पर जानलेवा पकड़ बना ली हो। वह लगभग टुकड़े टुकड़े हो जाने वाली थी। उसे पता ही नहीं चला कि सूजिमो कब से उसके पास पहुंच गई थी। वह ठंडी और जानलेवा आंखों का जोड़ा था। जो भी उसे देखता था उसकी धड़कनें बढ़ जाती थी। टकराना। सूजिमो की किक से ली जियांगटोंग हवा में उछल गई। हवा में ही उनकी मौत हो चुकी थी। घटनाक्रम इतना तीव्र था कि किसी को प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला। जब ली जियांगटोंग ने अपने भाई की तरफ देखा तो सूजिमो ने पहले ही अपनी उंगलियों में बल लगाकर ली जिंग का गला दबा दिया था और ली जियांगटोंग के बगल में आने के लिए प्लो हेवन स्ट्राइड का प्रयोग किया, जिससे सू शियानिंग को उससे बचाया जा सके। ली युआनमाओ बुरी तरह डर गया। यह सू परिवार के दो भाइयों पर घात लगाकर किया गया हमला था। उन्हें सफलता का पूरा भरोसा था, लेकिन पलक झपकते ही 3 अंतिम चरण के कॉर्नेट विशेषज्ञों में से एक की मृत्यु हो गई और एक घायल हो गया और जेंग याओ ही बचा। सू जियानिंग थोड़ा कांप उठी। सूजिमो को घूरते हुए वह सिसक पड़ी। उसकी आंखों में डर, घबराहट और दूरियां साफ दिखाई दे रही थी। सूजिमो की आंखें नम हो गईं, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अपने कपड़ों से एक कपड़ा निकाला और धीरे से सू जियानिंग की आंखों को ढक दिया। उसने कपड़े को एक साथ बांधने से पहले उसे कुछ बार घुमाया। डरो मत, मैं तुम्हें घर ले आऊंगा, सूजिमो ने अपनी बहन के कान में धीरे से कहा। जेंग याओ ने यह दृश्य देखा। उसे हमला करने की कोई जल्दी नहीं थी, बल्कि वह ज्यादा आश्वस्त महसूस कर रहा था। यदि सूजिमो ने बाहर निकलने के लिए संघर्ष करने का निर्णय लिया तो जेंग याओ का मानना था कि आंगन में मौजूद सैकड़ों प्रसवोत्तर विशेषज्ञों सहित कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। जिसके बाद जेंग याओ जल्द से जल्द कैंगलैंग शहर लौट आएगा और पिंग यांग टाउन को अपने परिवार के साथ छोड़ देगा ताकि सूजिमो उससे बदला न ले सके। लेकिन अभी यह देखते हुए कि सूजिमो सू शियानिंग को कितना महत्व देता है, उसके यहाँ से जीवित बच निकलने की संभावना कम थी। सूजिमो के लिए सू जियानिंग उसका बोझ और कमजोरी थी। सब लोग घबराए नहीं, अभी अभी मैंने उसे घायल कर दिया है, वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। चलो सब मिलकर उस औरत को निशाना बनाते हैं, जेंग याओ ने व्यंग्य किया। वहां मौजूद सभी लोगों को मुक्केबाजी समाज में वर्षों का अनुभव था। वे तुरंत समझ गए कि जेंग याओ के कहने का क्या मतलब था। वास्तव में सूजिमो की पसली के नीचे के क्षेत्र में लगी चोट उतनी गंभीर नहीं थी जितनी अन्य लोगों ने कल्पना की थी। यदि सूजिमो घाव को देखता तो उसे यह देखकर आश्चर्य होता कि घाव के आसपास की मांसपेशियां सख्त हो गई थी और खून बहना बंद हो गया था।
बॉडी पेट्रिफिकेशन से न केवल सू जिमो की रक्षा मजबूत होगी, बल्कि यह रक्तस्राव को रोकने और व्यक्ति की ऊर्जा को संरक्षित करने में भी प्रभावी था। आक्रमण करना। जेंग याओ चिल्लाया और सभी लोग जवाब में दहाड़ते हुए आगे बढ़े। सू जिमो ने सू शियानिंग को अपने आलिंगन में सुरक्षित रखा और अपनी पीठ को सभी मुक्केबाजी विशेषज्ञों के सामने उजागर कर दिया। बैंग बैंग बैंग। हवा में खून की गंध थी, हाथ पैर हर तरफ उड़ रहे थे। कृपाण और तलवारें टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर बिखरी पड़ी थी। पर्वतीय रिलायंस। उन्होंने एक ही बार में अपनी सारी शक्ति छोड़ दी और ट्राई रॉक बेयर स्टाइल की शक्तिशाली हत्या शैली का प्रदर्शन किया। सू जिमो को पीछे से रोकने वाले सभी लोग उड़ गए, उनमें से कुछ तो तुरंत ही टुकड़ों में बिखर गए। अराजकता में खून से सना एक रास्ता था। यद्यपि सू जिमो ने आधे साल तक महान जंगल के 12 दानव राजाओं के रहस्यवादी क्लासिक की साधना की और उन्होंने केवल पहले भाग का अभ्यास किया, लेकिन उनके शरीर की शक्ति और ताकत पहले ही अकल्पनीय स्तर पर पहुंच गई थी। यद्यपि वह उसी स्थान पर खड़ा था, फिर भी सामान्य प्रसवोत्तर और जन्मजात विशेषज्ञ उसे चोट पहुंचाने में असमर्थ थे। जेंग याओ सू जिमो को चोट पहुंचाने में इसलिए सक्षम था क्योंकि उसके हाथों में थंडरबोल्ट सेबर था। माउंटेन रिलायंस के प्रभाव और शक्ति के आगे प्रसवोत्तर विशेषज्ञ पूरी तरह से बेकार हो गए। सू जिमो लोगों को 10 फीट से अधिक दूर धकेलने के बाद 1 सेकंड के लिए रुक गया। जेंग याओ के नेतृत्व में 10 से ज्यादा कॉर्नेट एक्सपर्ट्स उसके पीछे पीछे चल रहे थे। वे सू जिमो के ठीक सामने पहुंच गए थे। उनके पास तलवारें और कृपाण तैयार थे। हर तरफ ठंडे स्टील की चमक और चमक थी, चकाचौंध और चकाचौंध। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि तलवारें और कृपाण सभी सू शियानिंग पर लक्षित थे। सू जिमो के पास केवल एक जोड़ी हाथ थे, वह 10 से अधिक विशेषज्ञों के आगे बढ़ते हथियारों को रोकने में असमर्थ था। सू जिमो की आंखों में एक भयानक चमक थी। उसने अपना रुख बदला, विशेषज्ञों की ओर पीठ करके सू जियानिंग की रक्षा करते हुए, जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने बाएं हाथ से जमीन तोड़ने वाली हथेली का इस्तेमाल किया, जबकि उसके दाहिने हाथ ने गोजातीय जीभ वाले कृपाण की मारक तकनीक का इस्तेमाल किया। पूफ! उसकी जमीन फाड़ देने वाली हथेली के प्रयोग से कोई भी नहीं बच सका। सू जिमो का दाहिना हाथ नरम लग सकता है, लेकिन जैसे ही उसने अपने हाथ हवा में लहराए, 10 से अधिक हथियार टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर बिखर गए। सू जिमो दबंग और रौबदार लग रहा था। वह एक आदमखोर जानवर जैसा था। वह बहुत आक्रामक और ताकतवर था। उसे छेदो! सू जिमो लड़खड़ाते हुए हल्की सी आवाज निकाली। उसकी पीठ पर खून लगा था। हालांकि कॉर्नेट एक्सपर्ट सू जिमो को चोट नहीं पहुंचा पाए। जेंग याओ ने मौके का फायदा उठाकर सू जिमो की पीठ पर वार कर दिया। घाव 1 फुट से भी ज्यादा लंबा था और बहुत ही भयानक और विभत्स था। सू शियानिंग की आंखें ढकी हुई थी, लेकिन वह समझ सकती थी कि क्या हो रहा है। भाई, तुम्हें चले जाना चाहिए, मेरी चिंता मत करो, सू शियानिंग सिसकते हुए बोली। सू जिमो ने अपने दांत भींच लिए। उसकी आंखों में जानलेवा चमक थी और उसने ठंडे स्वर में कहा, जो कोई भी मुझे रोकेगा वह मर जाएगा। टकराना। सू जिमो ने प्लो हेवन स्ट्राइड का अभ्यास किया। उसने अपने पैरों में जोर लगाया और जमीन पर 2 खाइयां बन गईं। हर तरफ बजरी उड़ रही थी। बजरी में प्लो हेवन स्ट्राइड का बल भी समाया हुआ था। जब बजरी भीड़ में मौजूद लोगों पर पड़ती तो भारी तबाही मच जाती। सू जिमो कई टूटे हुए हथियारों को भीड़ में फेंक रहा था। पलक झपकते ही सू जिमो झाओ परिवार के निवास के आंगन की आसपास की दीवार पर जा गिरी। रास्ते में सू जिमो के शरीर पर 2 और घाव हो गए। उनमें से एक उसकी पीठ के बीचों बीच लगा था। बाल बच गया। अगर वह कुछ इंच और पास होता तो सू जिमो की जान जा सकती थी। सू जिमो ने अंततः बॉडी टैंपिंग सूत्र की शक्ति की सराहना की। उन्होंने पिछले 3 महीनों से गहरे रंग के तरल में भिगोने के लाभों को धीरे धीरे समझा। यदि यह कोई और होता तो वे खून की कमी से थक जाते। हालांकि सू जिमो के जख्म उतने गंभीर नहीं थे जितने लग रहे थे। हर जख्म सख्त होने लगा था और उससे ज्यादा खून नहीं बहा था। बेशक, अगर सू जिमो बॉडी पेट्रिफिकेशन में प्रारंभिक सफलता प्राप्त करने में सक्षम था, तो जेंग याओ के पास मौजूद थंडरबोल्ट सेबर उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। सू जिमो ने सू जियानिंग के सामने खड़े होकर उसकी रक्षा की। वे दीवार से टिककर भीड़ की ओर मुंह किए खड़े थे। उसका हरा लबादा फटा हुआ था और खून से सना हुआ था। उसने भीड़ पर अपनी नजर घुमाई। उसकी आंखों में एक जलती हुई और जानलेवा चमक थी। वह निडर था। भीड़ सू जिमो की स्थिति से उसके इरादे को समझ सकती थी। सू जियानिंग दीवार की ओर पीठ करके खड़ी थी। सू जिमो को अब दुश्मनों द्वारा पीछे से हमला करने की चिंता नहीं थी और वह दुश्मनों पर आक्रामक हमला करने में सक्षम थी। जब तक सू जिमो खड़ी रही, कोई भी सू जियानिंग को चोट नहीं पहुंचा सकता था। वह ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा, उसे मार डालो। जेंग याओ ने जोर से चिल्लाया और हमला शुरू कर दिया। सू जिमो ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और जेंग याओ पर अपनी नजरें गड़ा दी। जेंग याओ ही भीड़ में अकेला था जो उसके लिए खतरा था। सच कहूं तो उसका थंडरबोल्ट सेबर ही उसे खतरे में डाल सकता था। स्विश! लंबी कृपाण भीड़ को चीरती हुई निकली। यह एक भयावह दृश्य था।
सुजिमो बाकी सब हथियारों से बेखबर था। उसने अपनी हथेली फैलाकर थंडरबोल्ट कृपाण थाम लिया। लपेटो, मारो, खींचो। ज़ेंग याओ का चेहरा बदल गया। थंडरबोल्ट सेबर उससे छीन लिए जाने से पहले वह चिल्लाया। अगर दूसरे हथियार गोजाती या जीभ वाले कृपाण की शक्ति से ढके होते तो वे टुकड़े टुकड़े हो जाते, लेकिन थंडरबोल्ट कृपाण अभी भी बरकरार था और वह सुजिमो के हाथों में आ गया। सुजिमो ने पीछे के हाथ से कृपाण पकड़ ली और उसे इधर उधर घुमाते हुए आगे बढ़ते हथियारों को रोक दिया। झंकार, झंकार, झंकार। आगे बढ़ते सभी हथियारों को थंडरबोल्ट सेबर ने 2 टुकड़ों में काट दिया। अच्छा कृपाण। सुजिमो जोर से हंसा। उसने आगे बढ़कर एक लंबा कदम उठाया और तांग मिंगजुन पर कृपाण तान दी, जो उसकी ओर झपटा। तांग मिंगजुन की पुतली सिकुड़ गई। बचने का कोई रास्ता नहीं था। बिजली की धारें चमक उठी। सुजिमो ने तांग मिंगजुन को 2 टुकड़ों में काट दिया। चारों तरफ खून फैल गया। सुजिमो को कोई कृपाण तकनीक नहीं आती थी, लेकिन बॉडी टैम्पिंग सूत्र का उद्देश्य शरीर को साधना था। यदि उसका शरीर पर्याप्त शक्तिशाली और तेज होता, हालांकि उसे कोई उचित प्रहार नहीं आता, तो वह बहुत अधिक क्षति पहुंचाने में सक्षम होता। कृपाण से वार करने के बाद सुजिमो तुरंत अपने स्थान पर लौट आया और सु शियानिंग की रक्षा करने लगा। ज़ेंग याओ ने अपना थंडरबोल्ट सेबर खो दिया, लेकिन सैकड़ों लोग अभी भी सुजिमो की ओर बढ़ रहे थे। हालांकि वे उसे कोई खतरा नहीं पहुंचा सके। स्थिति धीरे धीरे बदल गई थी। भीड़ चाहे सुजिमो पर कैसे भी हमला करे, वे उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। जब भी सुजिमो को मौका मिलता, वह हमला करने और 1-2 लोगों को मारने की पहल करता। सुजिमो जब तक बिना हथियारों के था, अजेय था। अब जब उसके पास थंडरबोल्ट सेबर था, तो उसकी शक्ति दोगुनी हो गई थी। सुजिमो को घेरने वाले लोग धीरे धीरे कम होते गए। शुरुआत में 1 दर्जन कॉम्बैट एक्सपर्ट्स थे, लेकिन अभी उनमें से सिर्फ 4 ही सुजिमो के हमले को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वे पीछे इसलिए नहीं हटे क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि सुजिमो की ऊर्जा अंततः समाप्त हो जाएगी। आखिरकार किसी के पास अनंत ऊर्जा तो नहीं होती। इसके अलावा सभी ने स्वयं देखा था कि सुजिमो के शरीर पर कई घाव थे। यह लड़ाई लगभग 4 घंटे तक चली थी। अगर कोई और होता तो उसकी पीठ पर कई जख्म थे और वह जोरदार मुकाबला कर रहा था, तो ज्यादा खून बहने से उसकी मौत हो जाती। लेकिन सुजिमो जरा भी थकी हुई नहीं दिखी। पूरे समय सुजिमो की आंखों में एक भयंकर चमक थी। 4 घंटे तक लड़ाई में उलझे रहने के बाद भी उसकी निगाहें जलती हुई लग रही थी और ज्यादा मुकाबलों के बाद वह और भी मजबूत हो गया था। पता नहीं कब का समय बीत चुका था। सुजिमो ने एक और आदमी को काटने के बाद सु जियानिंग का हाथ थाम लिया। दोनों धीरे धीरे भीड़ की ओर बढ़े, विस्मयकारी लग रहे थे। जब सुजिमो आगे बढ़ रहा